नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 17 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में प्राइमरी स्तर के पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से 22वें शिफ्ट का पेपर आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा अपर प्राइमरी जो कि 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, सभी शिफ्टों को डिटेल में देखना चाहते हैं और सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के समान लोगों की सर्वप्रिय भोजन है? तो ये देखिए, पंजाब के लोगों की सर्वप्रिय भोजन होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। विकल्प नंबर 1 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। बेसिकली यहाँ पर देख लीजिए, ये जो घर होते हैं आसाम के घर होते हैं, कुछ इस प्रकार से इनके मकान बने होते हैं। ये बांस के खंभे होते हैं, बांस के खंभों पर ये मकान टिके होते हैं, जो कि नीचे से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जिसकी वजह से पानी यहाँ पर जमा हो जाता है और ये पानी घरों में ना चला जाए, इसलिए बांस के ऊंचे ऊंचे खंभे पर 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर ये लोग अपना मकान बनाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? आसाम इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। विकल्प नंबर 2 आसाम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को रात के 9:45 पर कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को सुबह के 5:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल हम लोग जानते हैं कि कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। कुल चली गई दूरी हमारे पास दिया गया है और कुल लगा समय हम लोग जब चला था और जितने बजे पहुंचा उसका डिफरेंस करके निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समय को कैलकुलेट करते हैं। कितने बजे किस तारीख को ट्रेन चला था? 16 तारीख को रात के 9:45 पे चला था, ठीक है। और पहुंचा किस दिन? 17 तारीख को पहुंचा और कितने बजे? सुबह के 5:45 पे, ठीक है। यहां तक क्लियर? ठीक है। यहां पर देखिए मिनट वाला दोनों कॉमन था, तो इस वजह से मैं इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं। 9 के बाद से 3 घंटा और मैं जोड़ दूं तो 12 हो जाएगा, यानी कि 3 घंटा ये और प्लस 12 से सुबह के 5 बजे यानी कि 5 घंटा ये, यानी कि टोटल इनके बीच का जो समय लगा वो 8 घंटे लगा, ठीक है। कुल समय जो लगा वो 8 घंटे लगा, क्योंकि ये 45 मिनट और 45 मिनट बिल्कुल सेम था, इस वजह से इसको मैंने कंसीडर नहीं किया। टोटल समय कितना लगेगा? 8 घंटे लगेगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, अब हमसे औसत चाल पूछा गया, तो औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल चली गई दूरी 432 बटे कुल लगा समय यानी 8 घंटा। यहाँ पर चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो मीटर पर सेकंड में दिया गया है, यानी कि जो हमने यहाँ पर यूज किया है ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करना होगा। और ये 8 घंटे में, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करूंगा तो मिनट में बदल जाएगा, फिर 60 से गुणा करूंगा तो अब ये सेकंड में बदल गया। 2 जीरो से 2 जीरो में काट देता हूं। उसके बाद से देखिए इसको मैं 2 से काटता हूं तो 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6, ठीक है। उसके बाद से देखिए अगर मैं इसको 8 से काटूं तो 8 पचे 40 और 8 चौक 32, ठीक है। फिर ये देखिए 6 त्रिक 18 और 18 तिया 54, ठीक है। और ये 3 बचा है और ये 5 बचा है, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 15 मीटर पर सेकंड इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम वास्तविक दूरी क्या होगी? तो हमारा पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। और इनके बीच का मैप पर कितना दूरी दिया गया था? 15.5 दिया गया था। तो जब 1 सेंटीमीटर इतने के बराबर है तो इतना कितने के बराबर हो जाएगा? तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, यानी कि 15.5 और गुणे 110। देखिए 1 जीरो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दशमलव हट जाएगा, यानी कि 155 गुणे 11। 11 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए 11 पचे 55 का 5 हाथ में हासिल 5, 11 पचे 55 और 5 60 के जीरो हाथ
सिल 6, 11 और 6 17, 1705 मीटर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए सभी किलोमीटर में दिए गए हैं, यानी कि इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से जब मैं भाग दे दूंगा तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि 1.705 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 1.705 किलोमीटर इसका एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुख्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो ये तेलंगाना में पोचमपल्ली पड़ता है। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? तो ये इसका जवाब हो जाएगा आबू धाबी। विकल्प नंबर 4 एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, इसके ठीक पूर्व में भोपाल है, यानी कि एक तरीके से सीधे आप समझिए कि गुजरात के पूर्व में भोपाल है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है, भोपाल के ठीक दक्षिण में है, यानी भोपाल मध्य प्रदेश के ठीक दक्षिण में क्या कहा जा रहा है? कर्नाटक है। तो हमसे पूछा जा रहा है बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या होगी? ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दी गई है, यहाँ पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु दी गई है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डायरेक्शन बना देता हूँ ताकि चीज़ें और ज़्यादा आपको स्पष्ट हो। इधर देखिए ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, ठीक है। अब हमसे ये बोला गया था कि गांधीनगर के सापेक्ष भोपाल जो है वो ठीक पूर्व में है, ठीक है। इधर देखिए पूर्व था तो पूर्व में हो गया, और ये बोला गया था कि भोपाल के सापेक्ष जो बेंगलुरु है वो बिल्कुल साउथ में है, दक्षिण में है। तो देखिए नीचे दक्षिण है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बेंगलुरु के सापेक्ष जो गांधीनगर है वो किस दिशा में है? तो देखिए यहाँ से ऐसे हमको जाना है, तो कैसे जाएंगे? पहले तो आप ऊपर जाएंगे, ऊपर यानी कि नॉर्थ हो जाएगा, और उसके बाद से इधर जाएंगे, इधर यानी कि वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पश्चिम इसका एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पीतल यानी कि ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु होता है। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केरल। केरल के लोग उबला हुआ टेपियोका और नारियल खाना पसंद करते हैं। टेपियोका क्या होता है? तो ये बेसिकली जिस प्रकार से आप स्वीट पोटैटो खाते हैं उसी प्रकार से ये भी टेपियोका होता है जो कि उबाल करके खाया जाता है। तो केरल के लोग उबला हुआ टेपियोका और नारियल खाना पसंद करते हैं। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाती है। इन टेंटों का डिजाइन कितने वर्ष पुराना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये लगभग 1000 से भी वर्ष पुराना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो हमारे देश में कुल राज्यों की संख्या 28 है, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछे तो उसकी संख्या 8 है। ठीक है, राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बंगाल का खाड़ी है, और कौन कौन से राज्य हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के तट पर हैं। देखिए पहला हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा हो जाएगा उड़ीसा, तीसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद से चौथा देखिए चौथा हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, इन्हीं चारों में से कोई 3 विकल्प दिया गया होगा जिसका जवाब हमें देना है। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा? पहला वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। दिए गए विकल्प में देखिए पहला विकल्प में ही दिया गया है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये तीनों जो राज्य थे वो एक तरीके से जो बे ऑफ बंगाल है यानी कि बंगाल की खाड़ी है उसके तट पर स्थित है। विकल्प नंबर 1 एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये मिजोरम का लोक नृत्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से दोनों तरफ से
एक लोग यहाँ, एक लोग यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ लोग बैठे रहते हैं और बांस की ये डंडियों को ऊपर नीचे पीटते रहते हैं जमीन पर, ठीक है। और इधर से भी ये करते रहते हैं और बीच में व्यक्ति पैरों से उछल कूद करके इस बांस की डंडियों पर, बांस की डंडियों के इधर उधर डांस करते हैं, ठीक है। इसी को चिराओं लोक नृत्य कहते हैं। ये कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2 लेह और लद्दाख। विकल्प नंबर 2 एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन यानी ईबीएस की प्रकृति कैसी है? तो ईबीएस जो है उसको हम लोग इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं। किसके साथ? भाषा के साथ और गणित के साथ। भाषा के साथ कैसे? जैसे देखिए, बच्चे को कहानी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जानवर के बारे में परिचय कराया जाता है। जैसे कि बच्चों को कहानी सिखाया जाता है कि एक समय में एक राजा था, वो शिकार पर गया, शिकार पर उसने भालू को देखा, भालू का शिकार किया, शेर का शिकार किया। तो भालू और शिकार क्या है? वो पर्यावरण का हिस्सा है और बच्चे को कहानी के माध्यम से यानी भाषा के माध्यम से पर्यावरण सिखाया गया। इसी प्रकार से देखिए, बच्चे को शुरुआती दौर में क ख ग सिखाया जाता है, तो क पढ़ाया जाता है और क से कोरिलेट करके कबूतर पढ़ाया जाता है। तो कबूतर क्या है? ये ईवीएस का पार्ट है, पर्यावरण का पार्ट है और भाषा के माध्यम से बच्चे को ईवीएस के बारे में परिचय कराया जा रहा है। बच्चे को ख बताया जाता है और ख से खरगोश बताया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चा अल्फ़ाबेट भी सीखता है, तो ए से एप्पल बताया जाता है। एप्पल क्या है? खाने की वस्तु है, उसके परिवेश का हिस्सा है। परिवेश यानी पर्यावरण, और बच्चे को पर्यावरण किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो किसी न किसी भाषा के सबसे छोटे इकाई ही तो हैं, यानी कि भाषा के माध्यम से बच्चे को इंटीग्रेट करके ईवीएस पढ़ाया गया। और गणित के माध्यम से कैसे? देखिए, बच्चे के गणित के किताब में एक अंक लिखा रहता है और एक अंक से परिचय कराने के लिए उसके सामने एक बिल्ली का चित्र बना रहता है। इसी प्रकार से 2 अंक लिखा रहता है और इसके सामने 2 बिल्ली का चित्र बना रहता है। इसी प्रकार से 3 अंक लिखा है और इसके आगे 3 हाथी का चित्र बना है। ये बिल्ली, हाथी, कुत्ता, शेर, ये सब क्या है? बच्चे के पर्यावरण का भाग है और बच्चे का पर्यावरण यानी ईवीएस हो गया और ये इसके गणित का पार्ट है। यानी गणित के माध्यम से बच्चे को ईवीएस पढ़ाया जा रहा है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर यानी जो प्राइमरी लेवल पर बच्चों को ईवीएस का अध्ययन कराया जाता है वो इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत रूप में कराया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी में भी कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई अलग से बुक नहीं है। बच्चों के भाषा और गणित के माध्यम से ही बच्चे को ईवीएस पढ़ाया जाता है। और जब बच्चा हायर क्लासेज में जाता है 3, 4, 5 में, तो उसमें क्या होता है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और ईवीएस को एकीकृत करके पढ़ाया गया है। विज्ञान को कैसे? जैसे कि देखिए, बच्चा अपने परिवेश में रोज देखता है। जब बच्चे का जन्म हुआ तभी से वो देख रहा है कि माता पिता या फिर आस पड़ोस के लोग शौच से आने के बाद अपने हाथ को साबुन से धोते हैं या फिर अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं ताकि वो बीमारी से बचे रहें। यहाँ पर बीमारी क्या है? गणित का विज्ञान का पार्ट था और विज्ञान से एकीकृत करके बच्चे को ईवीएस बताया गया क्योंकि परिवेश से जोड़ दिया गया उस विज्ञान को। और जो जहाँ पर भी परिवेश आ जाएगा वो बच्चे का पर्यावरण हो जाएगा और पर्यावरण यानी कि ईवीएस का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसका जो प्रकृति हमसे पूछा गया था वो कैसा है? वो इंटीग्रेटेड है यानी कि एकीकृत है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 की सिफारिशें हैं? पहला दिया गया है, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना, यानी कि स्कूल को, घर को और समुदाय को अलग करने की बात की जा रही है, सीमा निर्धारित करने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि एनसीएफ 2005 विद्यालय को बच्चे के परिवेश से जोड़ने की बात करता है, विद्यालय को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात करता है और ये यहाँ पर लिमिट लगा रहा है, सीमा लगा रहा है। इस वजह से ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना यानी कि रटने को एक तरीके से रोकने की बात की जा रही है। तो ये तो विकल्प बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे रट करके नहीं बल्कि अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करेंगे। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है क्योंकि हतोत्साहित करने की बात कर रहा था। तीसरा देखिए, किताबी शिक्षा से प्रस्थान, यानी कि हम केवल किताबी कीड़ा ना बन जाएं बल्कि उस अध्ययन को हम बाहरी परिवेश से जोड़ करके अपने जीवन से, दैनिक जीवन से जोड़ करके सीखें, ठीक है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है क्योंकि किताबी शिक्षा से प्रस्थान यानी कि किताबों से परे जा करके हम अपने दैनिक जीवन से सीखने की बात कर रहे हैं और ये एनसीएफ 2005 इसकी पैरवी करता है। चौथा देखिए, स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 इसकी पैरवी करता है, यानी कि विकल्प क्या बना? बी, सी और डी वाला सही है। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में देखिए, विकल्प नंबर 4 में बी, सी और डी की बात की गई है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। प्राइमरी स्तर की बात की जा रही है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया कि विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। जिज्ञासा यानी कि प्राइमरी स्तर के बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते, किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी नए चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा उनमें होती है, और जितना ज़्यादा बच्चे जिज्ञासु होंगे उतना ही ज़्यादा उसमें रुचि उत्पन्न होगा, इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा किसी भी नए कॉन्सेप्ट को सीखने के संदर्भ में। और एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों रचनात्मकता पर जोर देती है। रचनात्मकता का मतलब ये होता है कि बच्चे खोज के माध्यम से, जिज्ञासा के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे। तो इसको पोषण करने की बात की जा रही है, यानी इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, यह भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। ये भी बच्चों में जागरूकता विकसित करने के लिए बच्चों को ईवीएस पढ़ाया जाता है, ठीक है। तीसरा देखिए, बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, यह भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि खोजपूर्ण यानी कि अन्वेषण की बात की जा रही है, और गतिविधि यानी कि खुद सक्रिय होकर के, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया था कि बच्चे सक्रिय होकर के खुद से समूहों में अंतःक्रिया करके सीखते हैं। यानी गतिविधि जब बच्चे करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्रुप में रहेंगे, यानी कि ये संरचनावाद का सबसे बड़ा समर्थक जो ले वाइगोत्स्की थे उनके अनुसार बिल्कुल सटीक है, और ये ईवीएस के प्रमुख उद्देश्यों में से शामिल होना चाहिए। तो ये भी विकल्प पॉजिटिव हो गया। डी वाला देखिए, बच्चों के ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना। प्राप्तकर्ता देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंस में है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, और टीचर मैं आकर के सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और आप प्राइमरी स्तर के बच्चे, तो आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हायर क्लासेस के लिए ठीक है, यहाँ से मैं आपको बैठ करके पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। आप हायर क्लासेज में, आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं, बीएड बीटीसी कर चुके हैं, तो आप हायर क्लासेज पार कर चुके हैं, तो अब आपकी मेंटल एबिलिटी इतनी है कि जो कुछ भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आप उस इन्फॉर्मेशन को समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, तो जो कुछ भी मैं उनको इस प्रकार से केवल बोल करके पढ़ाऊंगा तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटल एबिलिटी ऐसी नहीं होती है। उनको खेल के माध्यम से, या फिर रुचिपूर्ण तरीके से, या फिर गतिविधि में शामिल करके ही सिखाया जा सकता है। तो प्राप्तकर्ता मतलब कि केवल आप इंफॉर्मेशन देकर के बच्चे नहीं सीख पाएंगे। प्राप्तकर्ता का मतलब कि आपने इंफॉर्मेशन दिया और बच्चा रिसीव कर लिया, ये ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, और गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सीखते हैं, और केवल प्राप्तकर्ता में बच्चे निष्क्रिय रहेंगे, ठीक है। इस वजह से ये विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ए, बी और सी वाला विकल्प सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। विकल्प नंबर 2 में ए, बी, सी की बात की गई, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र यानी पैडागोजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, यह पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। पुनर्प्राप्ति मतलब कि एक तरीके से जो चीज़ किसी को दिया गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया, और फिर से उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया गया। तो यहाँ पर मैं इसके पहले वाले भी प्रश्न में आपको बताया था कि जो प्राप्ति शब्द है वो प्राइमरी के लिए निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे इन्फॉर्मेशन को प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि इन्फॉर्मेशन को खुद जनरेट करते हैं अपने गतिविधि के माध्यम से, ठीक है। अपने ज्ञान की रचना वो जनरेट करते हैं, ज्ञान की रचना खुद करते हैं, ना कि प्राप्त करते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, तो इसका भी कोई खास मतलब नहीं, हमारा उत्तर नहीं होगा, निगेटिव है। यह किताबी है। देखिए एनसीएफ 2005 विद्यालय को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि किताबों से बाहर निकलने की बात कर रहा है, किताबों से परे निकलने की बात कर रहा है, और ये विकल्प उसका उल्टा कह रहा था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यह बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित कहने का मतलब कि जिसमें बालक केंद्र में है, बालक के अनुभव को भी सम्मान दिया जाए। अब एनसीएफ 2005 ये कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बच्चों को परिवेश से जोड़ करके बताना है। परिवेश क्या है? बच्चा जो अपने आस पड़ोस में देख रहा है, और जो बच्चे ने आस पड़ोस में देखा वह उसका अनुभव हो गया। यानी बच्चे के अनुभव को आधार बनाते हुए आगे की शिक्षा दी जानी चाहिए। और जहां पर बच्चे के अनुभव की बात की जाती है, बच्चे को सक्रिय भागीदारी की बात की जाती है, वो बाल केंद्रित कक्षा होती है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ध्यान से समझिएगा, शिक्षकों के लिए कौन सा कार्य कठिन होगा चारों विकल्पों में से, वो हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के लिए एकमात्र संसाधन के रूप में प्रयोग करने के लिए। यानी कि एज ए टीचर आप सिर्फ बुक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो बच्चे को गतिविधि करा रहे हैं, ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करा रहे हैं, ना बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, और ना ही बच्चों के अनुभव को सम्मान दे रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे आप
एज ए टीचर कक्षा में आए, पाठ्य पुस्तक पढ़ें और निकल लिए। तो ये एज ए टीचर आपके लिए आसान है, चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि ना तो आप बच्चे के सवालों का जवाब दे रहे हैं, ना ही बच्चे से कोई गतिविधि करा रहे हैं, तो ये तो सबसे आसान था आपके लिए। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ, केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ये जितने भी शब्द होते हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एकमात्र आया हुआ है, इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, अवधारणाओं को वर्णन करने के लिए, वर्णन जहाँ पर भी शब्द आता है वहाँ पर देखिए ये एज ए टीचर आपके लिए आसान है। कैसे? जैसे देखिए लेक्चर, जैसे हायर क्लासेस में क्या होता है, आप बीए बीएससी में जाएंगे या फिर कर चुके हैं तो जानते ही होंगे कि हायर क्लासेस में क्या होता है कि कक्षा टीचर में आते हैं, लेक्चर देकर के चले जाते हैं, आप सीखे ना सीखे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी में बच्चे को गतिविधि में शामिल कराना ही कराना है एज ए टीचर आपको। तो ये बच्चे के लिए, टीचर के लिए आसान है कि आइए कक्षा में, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कक्षा में अटेंडेंस, मतलब कक्षा अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप आए और लेक्चर देकर के चले जाएं। तो ये एज ए टीचर आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चों को रट कर सीखने के लिए, यहां पर देखिए रटने के लिए, अब बच्चे को आप बोल दीजिए कि आप इस कॉन्सेप्ट को रट लीजिए, तो उसमें बच्चा एक तरीके से सब कुछ कर रहा है, मतलब जो भी काम कर रहा है बच्चा कर रहा है, और वैसे भी रटना निगेटिव सेंस में होता है, और एज ए टीचर आपका कोई रोल नहीं है, क्योंकि रटने का काम बच्चे कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, बच्चे के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए, अब रचनात्मकता कैसे होगा? बच्चे जब खुद एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद से एज ए टीचर आपको भी गाइडलाइन, कुछ गाइडलाइंस होती है कि आप बच्चों को, जब गतिविधि में बच्चे शामिल हैं तो आप भी उनको मॉनिटर कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बच्चा कहीं किसी गलत डायरेक्शन में ना चला जाए या फिर किसी गलत रिजल्ट पर ना पहुंच जाए। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री में बच्चों का यहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो वहाँ पर एज ए टीचर वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहीं दूसरा पदार्थ ना डाल दे, कोई विस्फोट ना कर दे। तो ये भले आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं जिसमें बालकों के केंद्र में है, लेकिन इसको ऐसी आज़ादी थोड़ी दे देंगे कि आप रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल की कक्षा में कुछ भी बना दे और कुछ भी धमाका कर दे। वहाँ पर एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चा कोई गलत डायरेक्शन में आगे तो नहीं बढ़ रहा है, ये देखना एज ए टीचर आपका काम है। और इसमें सबसे बड़ा चुनौती होता है कि सभी बच्चों को आप एक साथ लेकर के चल रहे हैं, जो क्योंकि कुछ बच्चे समावेशी कक्षा होने की वजह से कुछ बहुत तेज से सीख रहे हैं, कुछ बहुत धीमे सीख रहे हैं, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की शारीरिक अक्षमता, जैसे कि कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। तो ये सभी चीजों को हैंडल करने के लिए एज ए टीचर आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सबको साथ में लेकर के चलना है, सबको गतिविधि में शामिल भी कराना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सिखाने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? चलिए इसी में से उत्तर ढूंढना है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि संदर्भ पुस्तकें, यानी केवल किताब की बात की जा रही है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक परीक्षा, यानी किताब पर आधारित परीक्षा की बात की जा रही है, तो ये भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विवरण की बात की जा रही है, यानी डिस्क्रिप्शन की, तो ये भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कहानियाँ और आख्यान को हम लोग नैरेटिव बोलते हैं। तो ये इन चारों के कंपैरिजन में थोड़ा सा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं जो कि खेल के माध्यम से और कहानी के माध्यम से ही सीखेंगे, तो कहानी यहाँ पर बच्चों के लिए एक पॉजिटिव सेंस में है। इसलिए यहाँ पर चारों में से अगर एक पॉजिटिव को चुनना होगा तो मैं कहानी को ही चुनूंगा, और यही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? यानी बेसिकली हमसे थीम पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ईवीएस में कुल 6 थीम है, और जो पहला थीम है परिवार एवं मित्र, उसके 4 उप थीम बताए गए हैं। तो देखिए इन तीनों में से यहाँ देखिए जल संरक्षण की बात की जाए, हमारा स्वभाव की बात की जाए, परिवहन के साधन की बात की जाए, तो ये थीम नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर बात करें परिवार और मित्र, यानी परिवार और दोस्त, ये एक थीम है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, तो कौन कौन सा इसका उद्देश्य ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, यानी कि एक तरीके से शारीरिक गतिविधि के संदर्भ में क्रियाकलाप कराए जाते हैं, ये बोला जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब बच्चे गतिविधि करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, तो कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से बच्चे में साइकोमोटर कौशल विकसित होगा। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ को अंग्रेजी में मैनिपुलेटिव कहा जाता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जब बच्चा गतिविधि कर रहा होगा तो कई सारे उसको रिजल्ट्स मिलेंगे, और उन रिजल्ट्स में से
एक रिजल्ट जो बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है उसे चुनने के संदर्भ में है। तो ये विकल्प तो बिल्कुल सही है ना। जैसे कि मान लीजिए एक गतिविधि बच्चा कर रहा है तो उसमें बहुत सारे आउटपुट आ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए अप्रोप्रिएट क्या है, हमारा टारगेट क्या था, उस टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, तो बहुत सारे आउटपुट्स में से सही आउटपुट को चुनना ही यहाँ पर जोड़ तोड़ कौशल के सेंस में लिखा गया है। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, करके सीखने के लिए, जाहिर सी बात है एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों करके सीखने पर जोर देती है, ये विकल्प नंबर सी भी अप्रोप्रिएट होगा। चौथा देखिए, याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए, आगे आपको पढ़ना ही नहीं है, याद रखना रटना, ये सभी वर्ड्स जो है निगेटिव हैं, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। यानी कि ए, बी और सी वाला विकल्प सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। विकल्प नंबर ए में ए, बी, सी दिया गया है, विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चे को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि। देखिए पहला विकल्प दिया गया है गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आपका उत्तर नहीं होगा। कैसे आपको आगे पता चलेगा, इसी को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे उत्तर आपका परिवर्तित होता है। अभी आपको लग रहा होगा ईवीएस में गतिविधि करना बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन अगला विकल्प पढ़िए, गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है। अब ये वाला जो विकल्प है केवल गतिविधि करने की बात कर रहा था विकल्प 1, और जो दूसरा विकल्प है गतिविधि तो करने के बाद कर ही रहा है, गतिविधि के बाद चर्चा करने की भी बात कर रहा है। यानी कि जो बच्चे गतिविधि के माध्यम से जिस रिजल्ट पर पहुंचे हैं, जब उस पर कक्षा में जाकर के चर्चा करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो गया, क्योंकि चर्चा के माध्यम से बच्चे और अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर गतिविधि करना केवल संकुचित था, इसलिए अब हमारा उत्तर नहीं होगा। और दूसरे वाले विकल्प में गतिविधि के साथ साथ चर्चा है, इस वजह से ये अप्रोप्रिएट हो जाएगा। पहला विकल्प संकुचित था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसी की बात करता है सीटेट की परीक्षा, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता है, जिसे हम लोग समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढना होता है। चलिए सी वाला विकल्प देखिए, शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ करके बताने की बात करता है। बच्चों का परिवेश क्या हो गया, उसका स्थानीय संदर्भ। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, उत्तर होगा। चौथा देखिए, बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। अब यहाँ पर बच्चे जो समूह कार्य कर रहे हैं उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। यानी ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जब ग्रुप में गतिविधि करते हैं तो उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ये तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, हमारा उत्तर होगा, क्योंकि संरचनावाद से जुड़ा हुआ था। यानी कि हमारा विकल्प क्या बना, बी, सी और डी इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 बी, सी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पौधे विषय के मुद्दे पर बच्चों के लिए सार्थक क्या हो सकता है। देखिए ईवीएस में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है वो क्षेत्र भ्रमण होता है। क्षेत्र भ्रमण के बाद सामूहिक कार्य होता है और उसके बाद बच्चों का आपस में चर्चा होता है। मतलब कि सबसे पहले क्षेत्र भ्रमण, उसके बाद से कोई अगर बच्चा कुछ करके समूह में कुछ कर करके सीख रहा है, गतिविधि कर रहा है, तो उसके बाद वो, और अंत में एक तरीके से इंटरेक्शन की बात आती है, यानी चर्चा की बात आती है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। सामूहिक कार्य ये यानी कि एक तरीके से गतिविधि करने की बात की जा रही है, तो ये मैंने दूसरे नंबर पर बताया था। ठीक है, तीसरा देखिए, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं। तो केवल प्रदर्शन के माध्यम से बच्चे नहीं सीख सकते ईवीएस की कक्षा में। ठीक है, क्योंकि ईवीएस एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ने की बात करता है, केवल यहाँ पर प्रदर्शन करने की बात की जा रही है, केवल रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है, इस वजह से ये संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दे करके, वर्कशीट यानी कि एक तरीके से नोटबुक देने की बात की जा रही है। तो पहले से बच्चे के पास किताब तो अवेलेबल है, अगर वो इतना सक्षम रहता तो किताब ही से पढ़ लेता। एज ए टीचर आपकी आवश्यकता क्या थी फिर, तो इस वजह से ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित करके। मैंने क्षेत्र भ्रमण को पहले नंबर पर रखा था कि अगर ईवीएस में कहीं भी क्षेत्र भ्रमण दिख जाए वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि बच्चे इसमें प्रत्यक्ष तौर पर अवलोकन भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं और करके भी सीख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण से आने के बाद से वो उस पर चर्चा कर रहे होते हैं कक्षा में। तो क्षेत्र भ्रमण एक नंबर पर सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर यही रहता है। तो यहाँ पर देखिए सामूहिक कार्य भी पॉजिटिव में था, लेकिन अब चूंकि ये कम अप्रोप्रिएट हो गया क्योंकि हमारे पास क्षेत्र भ्रमण वाला ऑप्शन दिया गया है, तो ये बिल्कुल सटीक हो जाएगा और ये थोड़ा संकुचित हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए अधिक उपयोगी संसाधन हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, ईवीएस यानी बच्चे के परिवेश से जोड़ करके बताना है। अब जो चीज बच्चे के परिवेश से जोड़ करके बच्चे को कुछ इंफॉर्मेशन दे रही होगी वही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि देखिए चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो केवल 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पर 4 विकल्प में से अब हमारा कंफर्म हो गया कि एक विकल्प को तो हमें स्किप करना है, यानी कि केवल 3 ही विकल्प लेकर के चलना है। पहला दिया गया समाचार पत्र। तो जो समाचार पत्र होता है
उसके माध्यम से बच्चे अपने आसपास क्या घटित हो रहा है इसके बारे में जान सकते हैं। आसपास जो घटित हो रहा है वो क्या हो गया, बच्चे के पर्यावरण में कुछ परिवर्तन हो रहा है उसकी बात की जा रही है। चूंकि ये पर्यावरण से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इसलिए ये हमारा उत्तर होगा। सर्वेक्षण की बात की जा रही है यानी सर्वे की बात की जा रही है। ईवीएस में सर्वे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बच्चे कई बार क्या होता है कि एक रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं अपने आसपास के घरों में, आसपास के घरों में कुछ ईंधन पर, कुछ किसी भी टॉपिक पर वो जाकर के प्रश्न पूछ रहे होते हैं और उसके बाद से एक रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं। इससे बच्चे में दो कौशल का विकास किया जा सकता है। एक तो बच्चे जब जाकर के प्रश्न पूछेंगे तो इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया का कौशल उनमें विकसित होगा, और दूसरा रिपोर्ट तैयार करने का यानी अभिलेख तैयार करने का भी कौशल उसमें विकसित होता है। और बच्चा अपने परिवेश से भी जुड़ रहा है क्योंकि आसपास यानी अपने समुदाय से के लोगों से जाकर के मिल रहा है, और आसपास जहां भी आ गया वो ईवीएस के बिल्कुल टच में आ जाता है। क्योंकि एनसीएफ 2005 ही कहता है कि बच्चे को ईवीएस उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है, यानी आसपास के लोगों के माध्यम से बच्चों को बताना है। तो सर्वेक्षण भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो गया। तीसरा देखिए, ट्विटर कहा जा रहा है। बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, प्राइमरी स्तर के बच्चे यानी 1 से लेकर के 5वें स्तर तक के बच्चे ट्विटर के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होंगे, और वैसे भी हमारी मजबूरी है कि हमें 3 ही विकल्प को चुनना है, तो ये इतना एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहां पर ट्विटर के माध्यम से बच्चा अपने स्थानिक परिवेश से ज़्यादा, क्योंकि ट्विटर पर तो विदेश के भी लोग हैं ना, तो आज बच्चे की मूर्त अवस्था में चीज़ों को बच्चे देख करके सीख पाते हैं जो कि उसके आसपास हो रहा है, और ट्विटर पर विदेशों के भी चीज़ें हैं जो कि उसके लिए अमूर्त हैं। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चे को प्रत्यक्ष तौर पर अवलोकन के माध्यम से सीखने के लिए कहता है, और ट्विटर पर विदेशों के लोग होने और उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो विदेशी ही हो सकते हैं, जो कि बच्चे के लिए अमूर्त है, इसलिए ये विकल्प निगेटिव था। चौथा देखिए, समुदाय के सदस्य। समुदाय यानी कि बच्चों के आसपास के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी बात की जा रही है, तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ये भी, इसके भी माध्यम से बच्चे ईवीएस सीख सकते हैं, यानी कि ए, बी और डी वाला विकल्प सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही बात की गई है, ए, बी, डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है किसके माध्यम से। पहला विकल्प दिया गया समुदाय के सदस्यों के माध्यम से। इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। दूसरा देखिए, यदि सर्वेक्षण किया जाए, इसके पहले वाले भी प्रश्न में भी था, तो ये भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। क्षेत्र भ्रमण भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट होता है ईवीएस की कक्षा में। लेकिन अगर बात करें नारे द्वारा तैयार किए जाते हैं, यदि नारे बच्चे द्वारा तैयार किए जाते हैं, केवल नारा लगाना, जैसे कि जो भी हम लोग नारा लगाते हैं तो उसकी बात की जा रही है, तो केवल नारा लगाने से बच्चे ईवीएस के बारे में नहीं सीखेंगे, ठीक है। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि ए, बी और सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण क्या है। समूह कार्य यानी कि ग्रुप में काम करने की बात की जा रही है, समूह में काम करने की बात की जा रही है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है कि वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, यानी कि साथ साथ पढ़ने को बढ़ावा देते हैं। जो हमारे सहपाठी हैं उनके साथ ग्रुप में काम करने के लिए बढ़ावा देते हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है ना, क्योंकि ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जब ग्रुप में काम करते हैं तब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सीख पाते हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरा देखिए, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं। सामाजिक संपर्क यानी कि बच्चे एक दूसरे से जब ग्रुप में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, इसी को तो सोशल इंटरेक्शन कहा जाता है, सोशल कम्युनिकेशन कहा जाता है, उसी की तो बात कर रहा था विकल्प नंबर 2, तो ये भी विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। तीसरा देखिए, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्रुप में जब बच्चा काम कर रहा होता है तो एक टास्क को छोटे छोटे टास्कों में बांट दिया जाता है, तो जब एक टास्क को, एक बड़े काम को छोटे छोटे कामों में बांटा गया, तो जब अंत में उस सभी कामों को मिलाकर के उसके आउटपुट को एक आउटपुट में तैयार किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है सभी लोग एक दूसरे के बीच सहयोग कर रहे होंगे, यानी सहयोग की भावना इससे बढ़ाई जा सकती है। चौथा देखिए, वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावित रणनीति है। जहां पर भी आपको एकमात्र, केवल, एक ही, यही, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सभी वर्ड निगेटिव होते हैं, कभी भी आपका उत्तर होगा ही नहीं ये वाला, यानी कि विकल्प क्या बना, ए, बी और सी इसका सटीक जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आकलन में स्व आकलन है, तो स्व आकलन का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, एनसीईआरटी के पुस्तक में आप एक चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट के बीच में एक कॉन्सेप्ट, जैसे एक चैप्टर में कई कॉन्सेप्ट होते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट जैसे खत्म हुआ, ब्रैकेट में आपको कुछ क्वेश्चंस लिख करके आते हैं, क्या आप जानते हैं, इस प्रकार से एनसीईआरटी के बुक में, यानी कि आपने जो ऊपर आधा पेज या एक पेज या फिर जो भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका पढ़ने के दौरान ही तुरंत आपका खुद से मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप उस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं। यानी कि अगर आपने प्रश्न का उत्तर दे लिया, आपको उस प्रश्न का उत्तर आता है, तो आप खुद से ये आकलन कर सकते हैं कि आप सीखे हैं या नहीं ऊपर जो आपने पढ़ा है, यानी ये स्व आकलन हो गया, खुद का आकलन हो गया। ये कैसे होता है, ये सीखने के रूप में आकलन होता है, यानी कि जब हम सीख रहे होते हैं उसी दौरान हमारा आकलन हो रहा है, यानी कि आधा अब चैप्टर हमने पढ़ा, उसी दौरान जो बीच में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसकी बात की जा रही है, तो ये सीखने के रूप में आकलन होता है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, डायरी कैसी है? शिक्षक की डायरी है जिसमें शिक्षकों से रिलेटेड बातें ही होंगी, यानी कि अगर शिक्षक से रिलेटेड वाला विकल्प होगा वो हमारा सही होगा, बाकी बच्चों वाला जो विकल्प होगा, बच्चों से जुड़ा हुआ वाला जो विकल्प होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए, तो स्कूल का रिकॉर्ड नहीं, ये शिक्षक की बात होनी चाहिए थी। स्कूल बहुत ब्रॉड सेंस में हो गया, क्योंकि शिक्षक डायरी प्रत्येक शिक्षक के लिए अलग अलग होती है, जिसमें उस शिक्षक का परफॉर्मेंस कैसा है या फिर क्या उसको सुधार करने की आवश्यकता है, या फिर मान लीजिए सभी शिक्षकों का अगर मिला करके भी शिक्षक डायरी है तो प्रत्येक शिक्षक का अलग अलग पेज पे अलग अलग डेटा मेंटेन हो रहा होगा, जिसमें कोई अगर ऑब्जर्वर आया है उनको ऑब्जर्व करने के लिए कि शिक्षक में क्या कमी है, क्या दोष है, क्या गुण है, तो उन सब के बारे में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये स्कूल के बारे में रिकॉर्ड नहीं होता है बल्कि शिक्षक के बारे में रिकॉर्ड होता है, इस वजह से ये विकल्प नहीं होगा। तीसरा देखिए, बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, मैं पहले ही बोला था कि जहां पर भी बच्चों की बात की जाएगी वो वाला विकल्प हमारा नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चे के सीखने की प्रगति के रिपोर्ट विकसित करना, ये भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। अब देखिए, शिक्षण अधिगम रणनीति कौन बनाता है? शिक्षक ही बनाता है, तो जाहिर सी बात है जो ऑब्जर्वर उनको ऑब्जर्व करने आया होगा उनकी रणनीतियों की समीक्षा करेगा और उसके बाद से उस शिक्षक डायरी में कुछ भी मेंटेन करेगा, कुछ भी लिखेगा कि जो कुछ भी उसे उसकी एक तरीके से जो भी उसने समीक्षा किया उसमें जो भी उसे लगेगा कि टीचर को ये सुधार करने की आवश्यकता है, तो वो लिख करके बताएगा कि आप इस शिक्षण विधि में इस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।